हाँ जी, आ गए। चलिए आगे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का ये लगभग 8 लेक्चर है, मतलब 8वीं वीडियो है इस चैप्टर का। और 8वीं वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। मतलब F=R/2 ये एक फॉर्मूला है, इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यही कहूँगा कि देखिए ये टॉपिक है ना, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में रिपीटेड हुए हैं। तो जितने भी बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखेंगे। और केवल देखेंगे नहीं दोस्त, बल्कि कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए बढ़ेंगे। चलिए जी, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। क्या हमारा क्वेश्चन आता है? गोलीय दर्पण, यहाँ पे हमने लिख दिया है गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अब गोलीय दर्पण द्वारा वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करेंगे। जो संबंध क्या होता है जी? जो होता है F=R/2। ठीक है ना, F= क्या होता है? R/2 होता है। तो इसी को हम प्रूफ करने वाले हैं। बट यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे, गोलीय दर्पण है ना, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या में संबंध बताएंगे। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक अवतल दर्पण हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको समझते हुए, सीखते हुए चलना है दोस्त। ठीक है, यहाँ पे एक हम दर्पण ऐसे हम बना लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा सब्र रखेंगे। ये हमारे पास एक क्या हो गया? एक दर्पण हो गया, जिसके पीछे क्या किया गया है? जिसके पीछे हमने लेप कर दिया है। जिसके पीछे आप देख सकते हैं लेप लगाया गया है। दर्पण के पीछे लेप लगाया जाता है। ये इसका क्या है? ये इसका मुख्य अक्ष है। ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ गए। ये गोलीय मतलब ये दर्पण है, जो है M1 और M2। ये हमारा एक क्या है? एक अवतल दर्पण है, M1 और M2। ये इसका मुख्य अक्ष है, जहाँ पर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव P कहते हैं। यहाँ पे मुख्य फोकस है, जो है F। इसकी वक्रता, त्रिज्या, वक्रता केंद्र है, जो है C। ठीक है, इतनी बात समझ के तो अब ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे अभी हम ये कह रहे हैं, अभी हम ये जो लाइन लिखे हैं ना, इसको अभी ध्यान नहीं देना है, अभी हम उसको समझाएंगे। सबसे पहले फिगर पर कंसंट्रेट कीजिए। फिगर आप समझ के डेरिवेशन जो है ना, आसानी तरीके से समझ में आएंगे। सबसे पहली बात, जब वस्तु मान लेते हैं अनंत पे होगा, तो सबसे पहली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। और रूल हमारे ये कहता है कि जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, ये हमारी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती हैं? परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ये हमारा रूल कहता है। ठीक है, तब ये हमारा पहला रूल ये कह दिया कि जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं? मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। यहाँ पर ये जो प्रकाश किरणें, ये सबसे पहली प्रकाश किरणें चली हैं, इसका नाम दे देते हैं कि AB ये प्रकाश किरण है। ठीक है ना, तो AB ये प्रकाश किरण गई हैं। यहाँ पे मैं ये कहता हूँ, यहाँ पर एक हम अभिलंब खींच देते हैं, जो है ये एक हम यहाँ पे अभिलंब भी खींच दिए। जैसे कि हमने यहाँ पे आप कह सकते हैं, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं? कोण I कहते हैं। ठीक है ना, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उसे परावर्तन कोण R कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कोण I होगा, ये कोण R हो गया। इतनी बात आप समझ के होंगे। चलिए जी, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना यहाँ पे चाहूँगा, ध्यान से फोकस के साथ समझिएगा। समझाना मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये आप समझ रहे हैं ना, I और R कैसे बना। जैसे हमने परावर्तन पढ़ा था, तो यहाँ पे प्रकाश किरणें आ रही थी और ये परावर्तित हो जा रही थी, और यहाँ पे हमने अभिलंब खींचा था, तो यहाँ पे हमने नहीं कहा था ये कोण I है और ये कोण R है।
ठीक है। और हमने ये भी बताया था परावर्तन के नियम में कि जो आपतन कोण आई होता है वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये सब हमने बताया था परावर्तन के नियम से। तो पहले इतना आप समझ के, तो अब ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात, इसी फिगर को आपको एक्सप्लेन करना है अपनी भाषा में। क्या बोलेंगे यहाँ पे बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो हम क्या कहेंगे? माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है। माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है जिसका ध्रुवी मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है तथा मुख्य अक्ष के समांतर AB प्रकाश किरण आपतित होती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं तथा वक्रता केंद्र से होकर बिंदु B पर एक लंब खींचते हैं, जिसके कारण जो क्या है यहाँ पर कोण I बनता है, यहाँ पे R बनता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए जो हमने लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। लिखा है माना M1 व M2 एक अवतल दर्पण है। माना एक M1 और M2 एक क्या है? अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर AB प्रकाश किरण आपतित होती हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। तो इतनी बात आप लिख देंगे ना इस फिगर को देखकर। तो इतना लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा। अब हम यहाँ से गणना अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम गणना यहाँ से स्टार्ट अपना कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात हम गणना क्या करेंगे? सबसे पहला हम गणना करेंगे, हम जानते हैं परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण जो I होता है, आपतन कोण जो I होता है वो परावर्तन कोण R के बराबर होता है, ठीक है ना। आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होगा। ये जो कोण I है वो R के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे कोण ये I को हम दर्शाएंगे कैसे? तो ये कोण कहाँ बन रहा है? तो ABC के बीच में ना ये कोण बन रहा है। ABC के बीच में कोण बन रहा है। ABC के बीच में ये कोण बन रहा है। तो कोण I को हम कैसे दर्शा सकते हैं? कोण I को हम दर्शा सकते हैं ABC से दर्शा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो R है, R के बराबर है ना, तो R को कैसे दर्शाएंगे? CBF से दर्शा देंगे। तो हम क्या लिख देंगे? कोण CBF, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है। तो ये कोण I है तो कोण I ABC से दर्शा दिए, R को CBF इसी के बीच बन रहा है ना, तो ये हमने दर्शा दिया। तो ये हमारा सबसे पहला, ये हमें एक समीकरण मिला, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले इसको हम समीकरण फर्स्ट करेंगे, इसको हम समीकरण फर्स्ट करते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम लिखते हैं परावर्तन के द्वितीय नियम से। परावर्तन के द्वितीय नियम से। अब परावर्तन के द्वितीय नियम क्या कहता है? सॉरी, ये हमने क्या लिख दिया, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। इतनी बात आप समझ गए ना। दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष में ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर है ये AB प्रकाश किरण। तो हम यहाँ पे मुख्य अक्ष जो PC है, P और C ये हमारी मुख्य अक्ष की एक रेखा ही है ना, तो PC जो है ना वो AB के समांतर है। देखिए PC ये जो रेखा है वो AB के समांतर है कि नहीं? तो जब दो समांतर होती है ना, तो समांतर होती हैं तो उनके बीच जो ये कोण बना है, जैसे इस रेखा के ये कोण बना है, तो ये कोण इस कोण के क्या होगा? एकांतर कोण होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी कोण I हो जाएगा। इस कोण के ये एकांतर है। तो यही बात हम फिर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि जो हमारी मुख्य अक्ष जो हमारी PC है ना वो AB के समांतर है। तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि
मुख्य अक्ष, मतलब ऐसे हम लिख देते हैं कि PC तथा AB एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है ना। तो जब अगर ये एक दूसरे के समांतर हैं तो PC जो है वो AB के समांतर है, ठीक है ना, यही हमसे कहा जा रहा है। तो PC जो है वो AB के समांतर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कोण है ना, ये इस कोण के एकांतर कोण होगा, तो ये जो कोण I है ये भी कोण I होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम इसको दर्शाएंगे कैसे कि जो ABC है ना वो BCF के इस कोण के क्या है, BCF, मतलब BCF इस कोण के क्या है, बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी कि ABC जो I है, तो यही हम लिखेंगे कोण ABC जो है ना वो किसके बराबर है, इस कोण के ना। तो इस कोण को कैसे दर्शाएंगे, BCF से, BCF, तो हम लिख देंगे कोण BCF के क्या है, बराबर है। तो ये हमने लिख दिया, इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो अब आपको देखिए कितने आसानी से समझ में आने वाला है। यहाँ पे अगर आप कुछ ध्यान से समझ रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको इक्वल दिखाई दे रही हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखेंगे, एक चीज़ है जो आपको इक्वल दिखाई देगा। देखिए इसमें भी कोण ABC है, इसमें भी कोण ABC है। अब कोण ABC है वो CBF के बराबर है, और इसमें कोण ABC है वो BCF के बराबर है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो कोण CBF है वो BCF के बराबर है। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यही हम लिख देंगे यहाँ से समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। अब क्या लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, क्या लिख देंगे कि CBF है, जो कोण CBF है ना वो किसके बराबर है, कोण BCF के क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, इसके इक्वल है। ये हमने लिख दिया। अब ध्यान से समझेंगे, ये इसके इक्वल है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है जी, CBF क्या है, तो देखिए यहाँ पे है CBF मतलब ये जो R है, ठीक है, ये मतलब ये R को दर्शा रहा है। और यहाँ पे BCF, तो BCF मतलब ये इस कोण को दर्शा रहा है I, मतलब ये I को दर्शा रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है ना कि ये जो R कोण है ये I कोण के भी बराबर है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो यदि आमने सामने, देखिए जब दोनों कोण आमने सामने हैं और दोनों आमने सामने के कोण बराबर होते हैं ना, रूल कहता है ज्यामिति के रूल से कि जब आमने सामने के कोण बराबर हो तो कोण के आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो अगर हम देखें ये R है ये I है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इस रूल से ये कह रहा है कि दोनों इक्वल हैं। तो अगर इक्वल हैं तो ज्यामिति के रूल से इस कोण के सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा यही ना है जी, ये वाली भुजा है। तो ये कौन सी भुजा है, BF भुजा है। तो जो BF भुजा होगी ना, BF जो भुजा होगी वो R के सामने वाली भुजा, R के सामने वाली भुजा यही है ना जी, CF भुजा है। तो CF भुजा के बराबर हो जाएगा, CF भुजा के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब आमने सामने के जब कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होंगी। तो BF जो भुजा है वो CF भुजा के बराबर होगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इतना जब हमने कर दिया तो अब ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज, इसको हम समीकरण 3 कर लेते हैं, इसको हम समीकरण 3 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज मैं कहूंगा कि जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है
तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, ये जो दर्पण है ना, इसका द्वारक बहुत छोटा होगा, मतलब बहुत ही छोटा अगर दर्पण हो तो ये हमारा जो दिखाई दे रहा है ना, ये एक थोड़ा सा अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये वास्तव में धंसेगा नहीं जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा। तो ये जो P होगा ना, ये वास्तव में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे P होगा। ऐसा हम मान रहे हैं यहीं पे P है, बट जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो ये P यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे ये कहा जाता है कि जब दर्पण का द्वारक छोटा होना तो उस समय पर जो हमारा जो PF है ना, वो हमारी BF के बराबर हो जाता है। तो उस समय पर जो हमारी PF होगा, दर्पण का द्वारक छोटा होगा, तो उस समय पर जो PF होता है ये क्या हो जाता है, ये BF के बराबर हो जाता है, BF के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो इसको हम समीकरण 4 कर लेते हैं, ये आप याद रखेंगे। अब अगर समीकरण 3 और 4 को देख रहे हैं तो इसमें जो BF है वो CF के बराबर है, और इसमें भी देखेंगे इसमें PF जो है वो BF के बराबर है। मतलब देखिए BF जो है वो CF के बराबर है, और इसमें जो BF है वो PF के बराबर है। तो इसका मतलब एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्त, कि इस BF की जगह पर, यहाँ पे BF है ना, तो BF है, BF की जगह पर हम PF लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे समीकरण 3 में हम PF लिख सकते हैं, बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए वही हम समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 को अगर हम देखें तो इस BF की जगह पर हम PF लिख सकते हैं। तो ये हम PF यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि PF जो है वो किसके, CF के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और लगभग आपका काम हो ही गया है, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, इतना हो गया। अब ध्यान से अगर आप समझें तो यहाँ पे ये जो PF है वो CF के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब जो PF है वो CF के हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं। इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे दिखाई दे रहा है ना, इसको समीकरण 5 कर ले, क्या इसको समीकरण 5 कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये समीकरण हमारा 5 है। अब समीकरण 5 में ना, समीकरण 5 में क्या करेंगे हम, समीकरण 5 में ना हम PF से क्या कर देंगे, PF का हम क्या कर देंगे, दोनों में जोड़ देंगे। इस समीकरण 5 में PF को समीकरण 5 में, समीकरण 5 के दोनों पक्षों में ऐसे लिखेंगे, समीकरण 5 के दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर। अब हम क्या करते हैं, समीकरण ये जो 5 है ना, 5, इसमें हम PF को जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अगर ये PF तो पहले से है, अब इसमें और हम एक PF जोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे CF है तो ये हम CF ऐसे लिख दिए। देखिए PF एक पहले से था और एक और हमने PF जोड़ दिया है, तो ये दो PF हो गए, ये CF हो गया। अब देखिए एक PF, दो PF हो गए, तो ये हम 2 PF लिख देंगे, और ये CF है तो ये CF हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से अगर आप समझें तो यहाँ से मैं आपसे पूछूंगा, आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, PF यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे PF लिख रहा है। यहाँ पे PF क्या है जी, तो ये अब मैं इरेज कर दे रहा हूँ, हटाइए इसको, ठीक है। ये अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, यहाँ पे देखेंगे तो PF कह रहा है ना, तो P से F, मतलब P से लेकर F तक की दूरी हमसे पूछ रहा है। तो ये P से लेकर F तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। P से लेकर F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं कि नहीं, तो फोकस दूरी को F से दर्शाते हैं, इतनी बात जानते हैं। और CF, C से लेकर F तक की दूरी हमसे पूछा जा रहा है, C से लेकर F तक की दूरी, ये CF लिखा गया है। अच्छा सॉरी, एक और चीज़ आप ध्यान से समझेंगे, PF में दोनों पक्षों में हमें PF जोड़ना था ना, तो इसमें PF तो जोड़ दिए, और CF के साथ हमने कहा PF जोड़ा है, तो इसमें PF यहाँ पे जोड़ देंगे, PF, ये PF हमने जोड़ दिया।
तो अब भी ये क्या हो जाएगा, पी एफ ही होगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखिए सी एफ प्लस पी एफ है, तो सी से लेकर एफ, तो सी एफ से मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और फिर से कह रहा है पी एफ, तो पी से लेकर एफ तक की दूरी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कह रहा है, फिर से यहाँ से यहाँ तक, ये सभी को दोनों जोड़ा गया है, तो जोड़ेंगे तो इसका मतलब कह सकते हैं पी से लेकर सी तक की दूरी। ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं कि 2pf, और इन दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं pc, लिख सकते हैं pc लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए cf और pf ये दोनों ऐड होगा तो pc बन जाएगा। तो यहाँ से ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या r से दर्शाते हैं, वक्रता त्रिज्या r से दर्शाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अब पी एफ, यहाँ पे पी एफ है, पी एफ को हम एफ से दर्शाते हैं तो एफ लिख देंगे, और यहाँ पे पी सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर से दर्शाते हैं, तो ये आर हमने लिख दिए। तो 2f इक्वल टू आर हो गया ना। अब ये 2 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो यहाँ पे f का जो मान आएगा वो r/2 आ जाएगा। और यही तो हम f इक्वल टू r/2, यही तो हम गणना कर रहे थे उस टाइम से, यही तो हम गणना कर रहे थे दोस्त, देख लीजिए f इक्वल टू r/2, यही तो गणना कर रहे थे। तो ये है जी आपका f इक्वल टू r/2, यहाँ पे प्रूफ हो गया, समझ रहे हैं। तो ये इतना भी इजी नहीं है, डेरिवेशन हमेशा हार्ड ही होते हैं, बट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही इजी होता जाएगा। मैं अपना एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगा आप सभी के लिए, डेरिवेशन हार्ड लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड सभी को लगते हैं दोस्त, बट आपको इजी कैसे आप कर सकते हैं तो ये आप याद रखिएगा। सबसे पहले आप फिगर पर कंसंट्रेट कीजिएगा कि फिगर आपको पहले बाकायदा अच्छे से समझ में आ जाए। फिगर आपको समझ में आ गया तो आप डेरिवेशन का स्टेप याद रखिएगा कि सबसे पहले परावर्तन का नियम लगाना है, जिससे ये हमें प्रूफ होगा। दूसरे में हमें जो पी एफ है वो ए एफ, मतलब स्टेप आपको याद रखना है कि इस स्टेप के बाद ये करना है, इस स्टेप के बाद ये करना है। स्टेप आप याद रखेंगे तो आप कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्लास 10th फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री का, दोनों का लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहें तो उस पर क्लिक करके अपनी सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।